दमोह उपचुनाव की बिसात बिछ गई है। दोनों ही दल एक दूसरे को शिकस्त देने अपने अपने दांव चल रहे हैं। कांग्रेस जहां अपने पुराने मॉड्यूल पर काम कर रही है, वहीं इस उपचुनाव में बीजेपी जीत का नया मॉड्यूल लेकर आई है। बीजेपी ने कांग्रेस को जवाब देने मंत्रियों की फौज मैदान में उतार दी है। मंत्री भी वो जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और 28 के उपचुनाव में जीतकर फिर दोबारा मंत्री बने। ये मंत्री राहुल सिंह लोधी के प्रचार में जनता को ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के तरकश में वही पुराने घिसे पीटे तीर बचे हैं, जिनमें कोई दम नहीं है। जिस विकास के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, उस पर बीजेपी पूरे दमखम से काम कर रही है। कमलनाथ जी का तकी कलाम था कि मेरे पास 24 घंटे हैं और 24 घंटे के बाद 25 घंटे नहीं होते। इतना बोझा वो अपने सिर पर लादे रहते थे। एक शिवराज सिंह चौहान हैं जो चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं, इनके पास ही 24 घंटे हैं। इस 24 घंटे में वे फ्री रहते हैं, जनता के काम भी करते हैं, अधिकारियों की मीटिंग भी करते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, विधायकों से मिलते हैं और प्रदेश के दौरे भी करते हैं। तो ये फर्क है, जनता समझ रही है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में देखिए आज लाखों करोड़ का काम चल रहा है। तो शिवराज सिंह चौहान और भाजपा की सरकार बने 1 साल हुआ है और काम दिखने लगा है। शिवराज सिंह चौहान जी ने जो विकास के कारण कि यहाँ पर जो श्रृंखला बनाई है, मेडिकल कॉलेज जैसी यहाँ दमोह के लिए जो दिया है, तो जनता भाजपा के पक्ष में है और निश्चित रूप से भारी मतों के साथ में राहुल लोधी जी यहाँ से विजय होंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे से कमलनाथ मैदान में उतर चुके हैं। अजय टंडन के लिए एक रैली को उन्होंने संबोधित भी किया है। खबरें हैं कि कांग्रेस के बाकी दिग्गज भी दमोह के दंगल में पसीना बहाते दिखेंगे, लेकिन बीजेपी के नए मॉड्यूल से कांग्रेस खेमे में हलचल मच गई है। कांग्रेस ने कहा दमोह में बाहरी लोगों के प्रचार पर रोक लगनी चाहिए। दमोह चुनाव में जब इतनी बड़ी रैलियां होंगी, पूरे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, मध्य प्रदेश से लोग जाएंगे, कि कोरोना और फैलेगा वहाँ पे। बजाय इसके लोकल दमोह जिले के ही लोग इस चुनाव में भाग ले सकें। चुनाव आयोग ये क्यों नहीं करता? 15 अप्रैल को बाकी लोगों को बाहर कर दिया जाता है 48 घंटे पहले, तो क्यों नहीं 1 अप्रैल से बाहर कर दिया जाए। कांग्रेस की नजर सत्ताधारी दल के मॉड्यूल पर है या नहीं, ये वो जाने। लेकिन अंदर खाने खबरें ये भी है कि बीजेपी की रिसर्च टीम मिशन 2023 के मॉड्यूल पर भी आगे बढ़ रही है। यानी बीजेपी मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड या फिर महाकौशल समेत उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां 2018 में कांग्रेस जीती। राहुल सिंह लोधी भी इसी मॉड्यूल का हिस्सा है, जिनके लिए पूरी बीजेपी वोट मांग रही है। इस मॉड्यूल के तहत आने वाले कुछ महीनों में कांग्रेस से आधा दर्जन और विकेट गिर जाएं तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। दमोह से जुगल किशोर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है इलेक्शन का हिडन मॉड्यूल। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत चतुराई से आगे बढ़ती है और ये भी टटोलने की बराबर वो कोशिश करती है कि चुनावी रणनीति के अलावा और क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। ऐसा मानने वालों की कमी नहीं है कि बीते साल मार्च में जब कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा सिंधिया जी के नेतृत्व में बीजेपी में आया, तो बीजेपी इसके लिए तैयार भी थी और उसने इसको एक मॉड्यूल, एक मॉडल के तौर पर भी प्रस्तुत किया, न सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व के सामने, बल्कि उसकी कोशिश ये भी है कि अगर कांग्रेस को कमज़ोर करना है और ख़ासतौर से उन विधानसभा क्षेत्रों में या लोकसभा क्षेत्रों में जहां बीते कई चुनावों से कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है, कांग्रेस की बहुत मजबूत जड़ें हैं और वहां से कांग्रेस का उम्मीदवार ही जीतता है, उन जगहों में कैसे सेंध लगाई जाए। और इसका एक तरीका जो हमने दमोह में देखा कि राहुल लोधी को ले आया गया बीजेपी में, जबकि कोई ऐसी मजबूरी या कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी कि दल बदल करना पड़े, लेकिन ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। और जो अंदर खाने की खबरें हैं, बीजेपी के रणनीतिकार ऑफ द रिकॉर्ड ये बात शेयर करने से नहीं चूकते हैं कि 2023 के पहले बड़ी तैयारी है और कम से कम 1 दर्जन कांग्रेस के विधायकों को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है और इनमें से कुछ सीट्स ऐसी हैं जहां बीते कई चुनावों से भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली है, क्योंकि वहां कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता आया है। ख़ासतौर से मालवा और निमाड़ की कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी की निगाह है और सही वक्त आने पर हरी झंडी वहां दिखाई जाएगी। और ऐसे नेता, ये भी दावा है बीजेपी की तरफ से
कि वो संपर्क में लगातार उन नेताओं के साथ हैं और वो नेता बीजेपी के साथ है। ये तो वक्त जाने सर इन दावों की कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी अब एक ऐसी पार्टी है जो चुनावी रणनीति के साथ चुनावी रण के बाहर भी कांग्रेस को चोट पहुंचाने में चूकना नहीं चाहती है, और यही चुनावी राजनीति का रणनीति का उसका एक हिस्सा भी है। आज एक बार फिर इसी विषय पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, सेवा दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष योगेश यादव जी, उनका मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं ग्वालियर से जुड़ रहे हैं बीजेपी के सीनियर लीडर मोहन सिंह राठौर, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। दिनेश जी, किस तरह देखते हैं आप इस रणनीति में कितना दम हो सकता है कि 2023 में एक और बड़ा डेंट देने की कोशिश बीजेपी कर सकती है, खासतौर से उन सीट्स पर जहां परंपरा से जिनको कांग्रेसी सीट्स माना जाता है और वहां से बीते कई चुनाव से कांग्रेस ही सफल होती आई है। बीते मार्च में एक बड़ा डेंट हमने देखा कि कांग्रेस को लगा, और मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से में जो उसकी मजबूत सीटें मानी जाती थीं, चाहे वो ग्वालियर चंबल की हों या बुंदेलखंड की हों या कुछ मालवा की भी हों, उन सीटों पर सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की बीजेपी ने। अब यही रणनीति दमोह के साथ और क्षेत्रों में 2023 के पहले, कितना विश्वसनीय लगता है आपको? ये थ्योरी कितनी भरोसेमंद लगती है? जी शरद जी, मध्य प्रदेश में दो पार्टी की व्यवस्था है, ये जो है फैक्ट है, और कोई तीसरा दल है नहीं। भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए कि 2013 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा के पहले से इस कोशिश में लगी हुई है कि यदि उसे कांग्रेस मुक्त भारत करना है तो कांग्रेसियों को भी अपनाना पड़ेगा। ये उसकी राष्ट्रव्यापी रणनीति है। इस रणनीति में मध्य प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मार्च का घटनाक्रम है वो एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है। यदि इस तरह के सिंधिया जैसे बड़े चेहरे जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आते हैं तो निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होता है, और ये नुकसान कांग्रेस पार्टी को वो लगातार भारतीय जनता पार्टी देने की कोशिश कर रही है और कोई मौका छोड़ती नहीं है। आप देखिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति अपनाती है वो जो है विधानसभा क्षेत्र वाइज, जो पोलिंग स्टेशन वाइज उसकी मैपिंग करती है। वो ये देखती है कि कहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार की बढ़त रहती है और कौन सा कांग्रेस का उम्मीदवार है जो भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता है, तो उस पर लगातार वो अपना फोकस रखती है, और वक्त आने पर उस जो उम्मीदवार है, जो भी नेता है, उस राजनेता को किसी तरह से अपने पक्ष में कर लेती है। ये भारतीय जनता पार्टी की जानी पहचानी रणनीति हो गई है आजकल, और इसी रणनीति पर वो लगातार आगे बढ़ रही है। और कांग्रेस में हम ये देख रहे हैं कि इसका असर दिख रहा है। जी जो कद्दावर नेता हैं उनकी संख्या निरंतर कम होती जा रही है। जो कद्दावर हैं भी वो कहीं ना कहीं हाशिए पर नजर आते हैं। जी, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये रणनीति आगे भी गुल खिला सकती है। योगेश जी, अब आप भी समझ चुके हैं, खेल आपके सामने सरेआम हो चुका है, और निश्चित तौर पर बीजेपी की रणनीति से अब कांग्रेस अनभिज्ञ नहीं है, और खुद आपका घर जो है जब बंटता है और बंट सकता है आगे भी, क्योंकि प्रलोभन और कई बार अपने करियर की चिंता दोनों कई बार राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों पर इतने हावी हो जाते हैं कि वो फैसले करते हैं और फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए दलीलें भी देते हैं। इन परिस्थितियों में आपकी तैयारी, क्योंकि दुर्घटना से देर भली की जो बात कही जाती है, आपको भी कुछ सोचना तो होगा ही, और सोचा होगा भी कांग्रेस ने, क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, कांग्रेस की जो सीधी सपाट नीति, उसमें ना कोई संशय है, ना इफ और बट है, ना उसके अंदर इस बात की संभावनाएं हैं कि कहां से हमें डैमेज कंट्रोल करना है या किन लोगों को मेंटेन करना। अभी भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण नेता इस मानसिकता के अंतर्गत चल रहे हैं कि वो इस बेचैनी में है कि वहां पर जो राहुल लोधी है उसको स्वीकारिकता नहीं है, उसको भारतीय जनता पार्टी का जो संघ का कार्यकर्ता है वो दमों में उसको मापदंड, उसको
मान्यता ही प्रदान नहीं कर रहा। और इसी कारण ये जो आप 22-24 विधायक दिखा रहे हैं, मंत्री दिखा रहे हैं, ये पूरी फौज को झोंकने का मूल कारण भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ यह है कि ये वहां पर बहुत ज्यादा घबराहट वाली स्थिति में है। और मैं आपको बता दूं, पीसी शर्मा जी का ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक तरफ तो कहती है कि संवेदनशील सरकार है और हम कोरोना के मामले में बहुत ज्यादा संजीदा है, दूसरी तरफ जिस तरीके से एक आयातित कांग्रेस से आयातित भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को झोंका जाता है, तो ये कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी का अंदर से एक संशय चल रहा है। दूसरा संशय, इसमें पूरा शिवराज सिंह जी का भविष्य भी टिका हुआ है, इसलिए भी शिवराज सिंह जी अपनी पूरी ताकत झोंकना चाहते हैं। मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खुद इस बात को मान्य करेंगे कि सीएम इन वेटिंग के अंतर्गत अब ज्योतिराज सिंधिया जी आ गए। अब ये निश्चित है कि कल यदि कोई दुर्घटना घटती है दमोह में, तो सीएम इन वेटिंग के रूप में ज्योतिराज सिंधिया जी अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। तो शिवराज सिंह जी भी अंदर से जान रहे हैं कि चुनाव उनके लिए बहुत कठिन है, बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि चुनाव कभी भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही आप मानकर ना चले, इसमें एक ट्रायंगल बनेगा, इसमें मलैया फैक्टर को आप अवॉइड नहीं कर सकते। एक कांग्रेस, एक बीजेपी के बड़े लीडर को वहां पर उपेक्षित किया गया है, और मलैया फैक्टर को आप, मलैया जी का परिवार लड़े या ना लड़े ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मलैया परिवार की एक भूमिका जरूर रहेगी इलेक्शन में। और ये इलेक्शन कांग्रेस एक नीति से लड़ रही है, हमारी सीधी सपाट बातें हैं, 15 महीने का हमारी उपलब्धियों का है। माननीय अभी मंत्री जी कह रहे थे कि क्या 1-1.5 साल में हमने ये कह दिया, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 15 महीने का आपका कार्यकाल उधर भी था, कांग्रेस की भी उपलब्धियां आप गिनाया करते थे, तो बराह करम वो भी गिना दीजिए कि 15 महीने का कांग्रेस का कार्यकाल कितना महत्वपूर्ण रहा था। तो हम लोगों की नीति सीधी सपाट है, हम इस इलेक्शन को जीत रहे हैं, ये कोई अतिरेक नहीं है, लेकिन हमारी रणनीति के अंदर कहीं ना कहीं से कोई संशय या रहस्य नहीं है, जितना रहस्यवादी बनकर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लड़ रही है। 2-3 बातें हैं। मुझे लगता है एक तो बड़ा मजाक इन दिनों चल रहा है कि जहां भी इलेक्शंस होते हैं वहां कोरोना नहीं फटकता है, तो अगर उस थ्योरी पर बिलीव करें तो दमोह और पश्चिम बंगाल सबसे सुरक्षित जगह हैं। चलिए, ये तो हुई मजाक की बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव जीता जाता है अपने दम पर, तो बजाय कोई और फैक्टर देखने के कांग्रेस को कांग्रेस फैक्टर ही देखना चाहिए। और मेरे ख्याल से उस पर भी निगाह योगेश जी है ही, कांग्रेस की होनी ही चाहिए, क्योंकि अब आपका जो नारा बिकाऊ टिकाऊ है वो कितना टिकाऊ होगा ये कहना कठिन है। क्या ये सारी चीज़ें जनता भी देखती और समझती है बखूबी, ये भी एक बड़ा सवाल मैं खड़ा कर रहा हूँ। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, क्या जनता ये भी जानना चाहती है कि कांग्रेस की स्ट्रेंथ अपनी कितनी है, क्या वो अपनी पूरी ताकत झोंक कर किसी बेहद कठिन सीट को भी अपने पक्ष में मोड़ सकती है, और कांग्रेस के पास क्या ऐसी शक्ति है, ये भी एक सवाल मैं खड़ा कर रहा हूँ। इन पर भी लौटेंगे हम, आपकी राय भी लेंगे। मैं पहले चलूँगा मोहन सिंह जी की एक प्रतिक्रिया ले आगे बढ़ते हैं। दिनेश जी की भी बात सुनी आपने, योगेश जी की भी सुनी। मोहन जी क्या कहेंगे? जी मोहन जी। जी आदरणीय शरद जी, मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि जितनी खूबसूरती से और जितना विस्तृत रूप से मेरे भाई योगेन जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जितना विचार अपना प्रस्तुत कर रहे थे, अगर इसका 25% भी कांग्रेस पे लगा लें तो शायद कांग्रेस की स्थितियां पहले से बेहतर हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता, जैसे अभी इनका कहना था कि राहुल लोधी जी को भारतीय जनता पार्टी में लेकर आए, भारतीय जनता पार्टी में न तो सरकार बनाने की आवश्यकता थी, न किसी और तरह से आवश्यकता थी, तो मैं उसको आवश्यक नहीं मानता हूं। मैं उसको नहीं आवश्यक मानता हूं। हर आदमी अपने क्षेत्र के विकास की चिंता में है। कांग्रेस के जितने विधायक हैं, जितने पूर्व मंत्री रहे हैं, सबको ये चिंता सता रही कि 2023 में हमारा क्या होगा जी। और ये 22 लोग जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया था, मेरे भाई राहुल लोधी जी उसके बाद आए, तो राहुल लोधी जी कोई किसी सरकार के गिराने या बनाने के लिए नहीं, वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए आए हैं और पूरी जनता की सहमति उनके साथ है। और इस बार का जो चुनाव है दमोह का, उसके जब परिणाम आएंगे तब आप इस बात को देखेंगे कि जनता ने पूरी तरह से उनका साथ दिया है। रही बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, वहां लगातार पहुंच रहे हैं, तो जिस सरकार के पास, जिस पार्टी के पास मंत्री होंगे उसके पास मंत्री पहुंचेंगे, जिसके पास भूतपूर्व है वो भूतपूर्व पहुंचेंगे। तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
अब ऐसा तो है नहीं कि अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और मंत्री कांग्रेस के पहुंच जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जो लोग वहां मंत्री जा रहे हैं वो अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में रख रहे हैं, जनता उनको स्वीकार कर रही है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में, जिस तरह से चुनाव में कोरोना की जो परिस्थितियां उनका पालन करते हुए जितनी भीड़ इकट्ठा हो रही है, उससे लगता है कि ये दमोह का चुनाव एक तरफा होने जा रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हजारों मतों से जीतकर माननीय लोधी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पार्टी में आकर और अपना विधायक बनेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। दिनेश जी, कुछ समय पहले हमारी अनौपचारिक चर्चा कांग्रेस के एक सीनियर लीडर से हो रही थी। बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आप मेरी बात को कहीं कोट भी कर दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चर्चा ये थी, हमने ये कहा कि आपके यहाँ जो एक लोगों में असुरक्षा देखी गई, उन्होंने कहा कि ऐसा होता है कई बार राजनेता अपने करियर, अपने जीवन को लेकर, और बीजेपी का सूरज इस समय पूरी ताकत से चमक रहा है, तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित होंगे। हालांकि वो इससे सहमत थे कि चरित्र की परीक्षा प्रलोभन आने पर ही होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब समय बदल गया है, दौर बदल गया है और स्थितियां बदल गई। तो मैंने कहा ऐसे लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन कल हो सकता है आपका समय भी लौटे, दिन तो सभी के फिरते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे जो नेता दल बदल चुके हैं उनको ये भरोसा है कि कांग्रेस की रीति नीति बीजेपी की तरह जटिल और कठिन नहीं है, हमारी वापसी कांग्रेस में बड़ी आसानी से हो जाएगी, कांग्रेस में हमें रोका टोका नहीं जाएगा। क्या ये भी एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस से बड़ी संख्या में विचलन और बीजेपी की तरफ जाने का गेटवे खुला हुआ है? जी शरद जी, ये भी एक कारण हो सकता है कि लोग जो है कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हो, लेकिन जो पूरे संपूर्ण तौर पर यदि देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी में अनिर्णय की स्थिति, नेतृत्व जिस तरह से निर्णय में देरी करता है, और जब किसी राज्य में लगातार पार्टी चुनाव हार रही है और वो भी नेतृत्व के गलत निर्णय के कारण कि नेतृत्व यदि ठीक से स्टैंड नहीं ले रहा हो, तो क्या होता है कि वहां कोई भी नेतृत्व होगा कि तो वो उसको ये लगेगा नेता को कि जो है उसका भविष्य खतरे में। वो राजनीति भले ही ये कहता हो कि जनसेवा करने के लिए आया है, लेकिन जनसेवा बगैर सत्ता के संभव नहीं हो पाती। जब वो देखता है कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन ये एक इलेक्शन मॉडल पे काम करती है और कांग्रेस पार्टी जो है केवल चुनाव के वक्त जो है कुछ उसकी याद करती है कि उसे कोई चुनाव लड़ने जाना है या चेहरों पर याद करती है। तो जो फर्क है दोनों पार्टियों के बीच में जो राज्य में देखा, पहले आप पुराना दौर था जो कांग्रेस पार्टी का कि 2.5 साल ही सत्ता से बाहर रहती थी। पहले ऐसा मौका आया था कि लगातार वो 15 साल सत्ता से बाहर हुई और उसकी जो असलियत थी, उसके नेताओं की जो जमीनी पकड़ थी, वो कहीं ना कहीं ये लगा कि ये कमजोर जमीन थी, जिसके कारण जो है कांग्रेस पार्टी का जनाधार खिसक रहा है। तो ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, वो स्थितियां ना तो एक दिन में बनी है और ना एक दिन में कोई रातों रात नेता पार्टी छोड़ने का निर्णय करता है। वो लगातार जब ये देखता है कि पूरी पार्टी और नेतृत्व हाशिए पर डालने की तरह से लगा हुआ है, तो फिर शायद उसे ये निर्णय लेना पड़ता है। दल बदल का निर्णय बहुत आसान नहीं होता, बड़ा कठिन निर्णय होता है जब आप एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं, क्योंकि वहाँ की रीति नीति अपनाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो निर्णय कर रहे हैं वो पार्टी का जो जिस तरह से निर्णय करने में देरी करती, मध्य प्रदेश में हमने देखा कि आज तक आप देखिए निर्णय लेने में विलंबित कमेटी का अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष एक ही है, जबकि निर्णय लेने में, जबकि भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर नेतृत्व को में बदलाव होता रहता है। आगे अगले 10 साल बाद कौन सा लीड करेगा नेता, इसका तैयारी आज से शुरू हो जाती है। योगेश जी, ये भी एक बड़ा सवाल है कि वो लचीलापन आपके यहाँ, क्या केंद्रीय नेतृत्व की मैं बात करूं, आला कमान की बात करूं, तो क्या उनके पास है? क्या वो कई जगह एक अपनी ही सोच को लेकर नहीं चलते हैं, ये उनका अपना आउटलुक है, लेकिन बीजेपी में इन सारी चीज़ों को लेकर भी एक बड़ा लचीलापन है। आपके यहाँ रणनीति बनती ज़रूर है, लेकिन वो रणनीति कई बार कुछ ऐसी चीज़ों में उलझ जाती है कि समझ ही नहीं आता कि कहाँ से वो किन परिस्थितियों में उलझी है। शरद पवार अमित शाह जी से मिल लेते हैं और खिचड़ी कुछ पकती ही होगी महाराष्ट्र को लेकर। पश्चिम बंगाल में हम देख ही रहे हैं, लेकिन राहुल जी को इन सब चीज़ों की कितनी चिंता है, या ये सब उनके
सिद्धांतों की किताब से बाहर है, लेकिन राजनीति में सिद्धांतों की किताब और उससे कुछ बाहर होना, ये कई बार आपको लंबे समय तक सत्ता से भी बाहर कर देता है। जी देखिए, कई बार किसी परिस्थिति और समय और काल और बहुत सारी बातें होती हैं, फैक्टर होता है जो लीडर हाईकमान की लीडरशिप को उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन फिर भी एक कार्यकर्ता के बीच में एक जो मैसेज जा रहा है, आज का कार्यकर्ता जो कलदार है उसकी भी बात को अब अनदेखा नहीं किया जा रहा है। कार्यकर्ता की अपनी एक आवाज बन गई है जिसकी कांग्रेस में बहुत दिन से प्रतीक्षा थी, और अब वो नतीजे आने लगे हैं। तो इतना आसान नहीं कि भाई जो चले गए हैं वो वापस आ जाएंगे तो इनको वापस इन पर माल्यार्पण हो जाएगा और खुशियां मनाने लग जाएगी कांग्रेस ही। अब कांग्रेस का कलदार कार्यकर्ता इन सभी बातों से भिज्ञ है और अपने संघर्ष से भी भिज्ञ है। और जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी की बात आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव से इतनी भयभीत है कि एक जो नैतिक आचार संहिता होती है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। नैतिक आचार संहिता का मेरा अभिप्राय यह है कि आप भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, प्रवक्ता महोदय स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, मोहन भाई ने कहा है कि भीड़ इकट्ठा हो रही। भाई भीड़ इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? आप डर रहे हैं इसलिए भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। आपने वहां पर अपर कलेक्टर सुश्री मिश्रा का ट्रांसफर कर दिया जो आचार संहिता के खिलाफ है। मंत्री जी को ऐसा किया नहीं जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से प्रशासनिक हठधर्मिता, प्रशासनिक आपकी एक तरीके से जिसको कह सकते हैं हार के कारण एक बौखलाहट नजर आ रही है और उसके परिणाम आएंगे। और मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश चुनाव आयोग को आगाह करना चाहता हूं और ये मेरा आग्रह भी है कि आप चैतन्यता प्रदान करें। इस तरीके से आंखों पर पट्टी बांधकर ना बैठे। आज एक अपर कलेक्टर का आपने ट्रांसफर किया, कल वहां पर आप प्रशासनिक अन्य अधिकारियों को भी हिलवाएंगे तो आपके इसका अर्थ ही क्या है? अस्मिता समाप्त हो जाएगी, आपका चुनाव आयोग समाप्त हो जाएगा और ये शुरू हो गया दमों में। मोहन जी आदरणीय योगेश जी, भीड़ इकट्ठी नहीं की जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लोकप्रियता है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है जनहितैषी नीतियों को जिस तरह से योजनाओं को लागू कर रही है उसकी लोकप्रियता है कि आम शोषित पीड़ित उपेक्षित जो आदमी है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, मिनिस्टर्स और लीडर्स के सामने जब भी उनकी खबर मिलती है, जब वो पहुंचते हैं तो भीड़ के रूप में इकट्ठा होता है। तो कोरोना की हालांकि कोरोना की सारी गाइडलाइन का पालन करने का पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और उस सरकार की अगर ये कोरोना की स्थिति नहीं होती तो फिर आप तो अब तक मैदान छोड़ चुके होते। ऐसी परिस्थितियां बनती क्योंकि आपके यहाँ अब कांग्रेस के पास जो अभी मेरे पत्रकार बंधु जो कह रहे हैं और आदरणीय द्विवेदी जी ने भी जो कहा, इन सब बातों को अगर आप देखिए तो आप आत्मचिंतन करें और अभी चुनाव में जाने के बजाय आप अपनी पार्टी में सुधार लाने की कोशिश करें। आप अपनी जो आपके विधायक हैं, आपके जो पूर्व मंत्री हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, उसमें जोश भरने का काम करें। आप चुनाव में जब जाएंगे तब आपके नीरस लोग, आपके हतोत्साहित कार्यकर्ता किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप में ग्रास रूट लेवल से एक एक पोलिंग की तैयारी के साथ है। एक एक कार्यकर्ता ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। आप आज भी आपके पास भेजने के लिए लोग नहीं है जिनके साथ जनता इकट्ठी हो। तो आप मोहन जी, कांग्रेस में ऐसी कोई कमी नहीं है, आने वाला समय बता देगा। कांग्रेस मुस्तैद है और मजबूत है और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता खनकदार कार्यकर्ता है। ये समय पर आ जाएगा, सब सामने आ जाएगा। तो इतना आप लोगों को चिंता करने की भी कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ आप मुस्तैदी में सरकार चली गई, आप मुस्तैद बने रहे, सरकार चली गई और इसलिए चली गई कि हर आदमी अपने विकास की चिंता में, अपने क्षेत्र की विकास की चिंता में अपने निर्णय लेता रहा। आपको चिंता नहीं रही। आपने कब जनता की बात की? जनता के, चाहे किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, शिक्षकों की बात हो, कोई एक निर्णय तो आपने अपने संकल्प पत्र के आधार पर लिया होता। जब आप ये सब कुछ नहीं करेंगे तो क्या करेगा जनप्रतिनिधि? वो अपना जीवन थोड़ी राजनीतिक समाप्त कर लेगा। जहां उसको संभावनाएं दिखती है, जहां उसकी जनता की बेहतरी दिखती है, जहां उसको लगता है कि मेरे क्षेत्र का विकास होगा, उस सरकार के साथ, नेताओं के साथ जाके वो खड़ा हो रहा है। और खड़े होते होते आज वो जो 22 थे, 22 से 25, 25 से 28 हो गए। आज भी आपके यहाँ वो रुक नहीं रहा है और ना रुकेगा, क्योंकि आप अपने आप में तैयार नहीं है, आप विपक्ष में तैयार नहीं है। सरकार तो छोड़ दीजिए, ये आपको आगे आने वाला समय बताएगा कि आपने जो किया है, कांग्रेस से बीजेपी को ज्वाइन किया, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? आप अपने भीतर को टटोल कर पहले बातचीत कीजिए, आपको महसूस कैसा होता है?
क्या आप अपने आप में संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि आपको पर्याप्त सम्मान दिया जा रहा है? पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं। हम पहली दफे देख रहे हैं कि किस तरह से जनहितैषी, गरीब, शोषित, पीड़ित के लिए सरकारें काम करती हैं। हमने वो समय भी देखा 1.5 साल का, जिस 1.5 साल में जनता की सुध किसी को नहीं थी। चलिए, सब लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे थे, तब विरोध का निर्णय लेना पड़ा। मोहन जी, बहुत धन्यवाद करता हूं जी के नेतृत्व में बहुत सारे लोगों को। बहुत धन्यवाद योगेश जी। जो लोग निर्णय ले रहे हैं, समय की बाध्यता है, इसलिए आगे नहीं बढ़ा पाएंगे इस बातचीत को। बहुत धन्यवाद दिनेश जी। कुल मिलाकर ये तो बेहिचक बात है कि दमोह का रण किस करवट बैठेगा, ये तो हमें नतीजे ही बताएंगे, जो ध्रुव सत्य है। लेकिन इतना ज़रूर है कि दोनों ही पार्टियों का अंदाज रिलैक्स है। अक्टूबर में हुए विधानसभा उपचुनाव की तुलना से अगर हम देखें इसको, तो बहुत शांति से काम चल रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को कोई बेचैनी नहीं है। लेकिन यही वो क्षण होता है जब आप अपने किसी मजबूत प्रतिद्वंदी को चौंका भी सकते हैं। अभी तक कांग्रेस की तैयारी क्या वैसी दिख रही है, ये सवाल मैं समीक्षकों के लिए और जनता के लिए छोड़ता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस गाफिल भी नहीं है और चुपचाप भी नहीं बैठी है। बीजेपी को भी पूरी सतर्कता बरतनी होगी, और बीजेपी चूक करने वाली पार्टी नहीं है। वो एक एक सीट के महत्व को और ख़ासतौर से उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव को बखूबी समझती है। और सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि 28 उपचुनावों का रण बीत चला है और अब एक नई कहानी की ये शुरुआत है, क्योंकि उन उपचुनावों में हम ये भी मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है और प्रदेश की जनता ये चाहती थी कि वो एक स्थायी सरकार मध्य प्रदेश में देखे, और इसका फ़ायदा बीजेपी को मिला। लेकिन अब परिस्थितियां भिन्न हैं, तो अब ये लड़ाई जो है बहुत इक्वल लड़ाई है, बहुत संतुलन में खड़ी लड़ाई है। देखते हैं कि ये लड़ाई किसके पाले में जाती है, कौन विजयी होता है। लेकिन शुभकामनाएं दोनों को, जैसा हम बार बार कहते हैं। नमस्कार।